अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में खुशामदीद। मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। और कोरोना वायरस से मुतल्लिक हम रोज़ सुबह ये सोच के उठते हैं कि शायद हमें कुछ अच्छा सुनने को मिले, शायद कुछ अब असर कम हो गए हों, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा ख़तरनाक होता जा रहा है। मुल्क में आज अब तक कोरोना से मज़ीद 61 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 1790 हो गई है, यानी तकरीबन 1800 लोगों का इंतकाल हो गया है। केसेस की बात की जाए तो जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है उसके बाद देखा जा रहा है कि इजाफा होता जा रहा है और पाकिस्तान चीन से भी तजावुज़ कर गया है। केसेस के एतबार से 86,930 तक जा पहुंची है तादाद। कारोबारी मराकज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अवाम की अक्सरियत ये समझती है कि जी कोरोना कोई ख़तरा ही नहीं है। खुद हुकूमती रहनुमा भी मुख्तलिफ औकात में मास्क के बगैर मीटिंग्स करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अवाम कैसे SOPs को संजीदा ले सकते हैं? हमारा अपने एनालिस्ट से इस पे सवाल कुछ यूँ है कि क्या हुकूमती रहनुमाओं की जानिब से इस किस्म के रवैये के बाद अवाम मसले को संजीदा लेगी? और सिर्फ हुकूमती रहनुमाई नहीं बल्कि जितने भी हमारे लीडरान हैं, चाहे वो सियासी शख्सियात हों, चाहे वो समाजी शख्सियात हों, जब तक वो इन्फ्लुएंसर्स जिनको कहा जाता है, जब तक वो संजीदगी से मैसेज नहीं पोर्ट्रे करेंगी, कैसे अवाम इसको संजीदा लेगी? हाँ या नहीं के ऑप्शन है। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें बाबर सत्तार साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमल सरफराज साहिबा और रीमा उमर भी हमारे साथ हैं। महमल, गैलप सर्वे में बड़ी तशवीशनाक बातें सामने आ रही हैं। कह रहे हैं जी लोग कि कुछ नहीं है, कोरोना संजीदगी से ले ही नहीं रहे और हर दिन तादाद में इजाफा हो रहा है। तो ऐसे में जब लापरवाही दिखाई जा रही है इन्फ्लुएंसर्स की जानिब से हुकूमती रहनुमा या वो रहनुमा जो कि पब्लिकली आते हैं, तो फिर लोग कैसे इसको संजीदा लेंगे? देखिए, इसमें मैं नहीं का ऑप्शन लूँगी कि अवाम इसको संजीदा नहीं ले और उसकी वजह है, देखिए अलीना, हम पहले दिन से कहते रहे कि हुकूमत की जो अपनी पॉलिसी थी, जो प्रेस टॉक्स थी वज़ीर आज़म साहब की बाकी, उसके अंदर बहुत डाउन प्ले किया गया कोरोना। शुरू में तो ये कहा गया कि ये जानलेवा उस तरीके से नहीं है या बहुत थोड़े लोगों को की डेथ्स होती हैं, लेकिन आप देख लें पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा ऑलमोस्ट 1800 डेथ्स हो चुकी हैं और अब हम चाइना को भी क्रॉस कर गए केसेस के अंदर और अब लोकल ट्रांसमिशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं। एक तो हुकूमती पॉलिसी की कंफ्यूजन की वजह से मेरे ख्याल में लोग इसको संजीदा नहीं लेते। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर वैसे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं कि ये अमेरिका की साजिश है, फलाने की है, या फिर एक चीज शायद उसकी एक वजह भी है, जिस तरह आपने बात की कि मास्क नहीं पहनते। ये पॉपुलिस्ट लीडर्स का ना बड़ा मसला है। आप देखिए ट्रंप भी नहीं मास्क पहनता। वो ये लोग समझते हैं कि एक माचो मैन इमेज जो है, ये दिखाना कि हमें कुछ नहीं होगा और कोरोना को इतनी बड़ी चीज नहीं, और हम जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं शायद ये सही चीज है। तो उसकी वजह से ये इस तरह की चीजें करते हैं जिसकी वजह से लाखों जाने जो हैं उनको खतरे में डाल देते हैं। तो अवाम तो नहीं संजीदा लेगी जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स को सख्त नहीं करेंगे। देखिए पूरी दुनिया के अंदर जब तक इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स सख्त नहीं हुए, अवाम कहीं भी, ह्यूमन नेचर है, हम नहीं लेंगे। हम बीचेस पे भी चले जाएंगे, हम मार्केट्स में भी चले जाएंगे, हम ईद की शॉपिंग भी करेंगे, हम मस्जिदों में भी चले जाएंगे, हम अपनी पार्टीज भी करते रहेंगे, डिनर्स भी करते रहेंगे, जब तक हुकूमत इसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद नहीं कराती। और मेरे ख्याल में अब हुकूमत की शायद पॉलिसी है कि उन्होंने कुछ भी नहीं करना और जो हो गया ठीक है और जो होना है वो होने दो। तो अवाम को खाली ब्लेम करना, देखिए हालांकि मीडिया ने बड़ी कोशिश की है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को कहना उस तरीके से, असल चीज है कि हुकूमत की अपनी कंफ्यूज पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन वाली पॉलिसी के ऊपर मसला है। अच्छा शहजाद, जो माहिरीन शुरू में खदशा जाहिर कर रहे थे कि जून में, खुसूसन जो जून का सेकेंड हफ्ता है, थर्ड हफ्ता है, उसमें पाकिस्तान में केसेस बेतहाशा हो जाएंगे, पीक करेंगे, वो खदशात सही होते साबित हो रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, और उन खदशात में इजहार करने वालों में वज़ीर आज़म इमरान खान भी थे, जिन्होंने कहा था कि मई के एंड में ये पीक करेगा और अस्पतालों पे दबाव बढ़ेगा। और हमने लेकिन शहजाद, जब आपने नाम ले लिया तो सोशल मीडिया पे एक पिक्चर गर्दिश करी है जिसमें मास्क तो उन्होंने लगाया नहीं हुआ, बाकी सबने इर्द गिर्द लगाया हुआ है। नहीं, एक नहीं है, मेरे ख्याल से दिन में आपको सैकड़ों ऐसी फुटेजेस मिल जाती हैं जिसमें उन्होंने मास्क नहीं लगाया होता, चाहे वो वफाकी काबीना की मीटिंग होती है उसमें भी यही मालूम चलता है। इसके अलावा जितनी भी उन्होंने ब्रीफिंग्स की हैं, मुझे तो नहीं लगा, मैंने तो नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने कभी मास्क लगाया हो। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस बात का अंदाजा तो था कि केसेस जो है वो तेजी से बढ़ेंगे और हम देख रहे हैं कि जब से ये 9 मई ऑनवर्ड्स आपने फेज वाइज जब लॉकडाउन में नरमी की है तो केसेस की तादाद में तो इजाफा हुआ है क्योंकि टेस्टिंग में इजाफा हुआ है। लेकिन जो क्रिटिकल नंबर है ना वो ये है कि पेशेंट्स जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं उनके नंबर्स में इजाफा हुआ है, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद में इजाफा हो रहा है, अमवात में इजाफा हो रहा है। मेरे ख्याल से ये 2-3 इंडिकेटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इससे पता चलता है कि आपके जो हॉस्पिटल्स हैं, आपकी जो हेल्थ सर्विसेज हैं, उस पर कितना दबाव बढ़ेगा। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। वैसे तो मुझे ये मालूम है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल से अगर ये 2-4 लीडर्स
भी एहतियात कर ले, तब भी अवाम ने नहीं करना है। लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो राइट सिग्नल भेजें, वो बताएं कि कितने एहतियात करने की जरूरत है और किस तरीके से वो एहतियात करें ताकि उनके फॉलोअर्स भी उनको फॉलो करें। बोरिस जॉनसन की एग्जांपल आप दे सकते हैं। बोरिस जॉनसन ने, आपको याद होगा कि एक तकरीर में कहा था कि मैं कोरोना वायरस के पेशेंट से मिला और मैंने उनसे हाथ भी मिलाया, बड़े फख्र से वो कह रहे थे। बाद में क्या हुआ, उनको खुद कोरोना वायरस हो गया, वो पॉजिटिव हुए और फिर उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया कुछ अरसे तक। तो ये भी खबरें आती रही कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक कह रही है महमल, शायद वो एक इमेज देने की कोशिश करते हैं कि हम फाइट कर सकते हैं, हम डरते भट्टी साहब से इस पे बात करते हैं शहजाद। लेकिन जब आवाम में, जब शहजाद भट्टी साहब के पास ये पॉइंट लेके जाते हैं। भट्टी साहब, वजीर आज़म इमरान खान की कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं जिसमें उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ, आसपास सबने पहना हुआ है। महमल और शहजाद कह रहे हैं कि शायद ये इमेज देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना लाइटली ले रहे हैं या मुझे नहीं अफेक्ट करेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जब आपके जो प्रीमियर हैं वही नहीं फॉलो करेंगे बेसिक जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको, तो फिर अवाम तो इसको गैर संजीदा लेंगी ना। देखिए या शेख, ये जो 86,000 की आपने तादाद बताई है, ये वो है जो टेस्ट हुए हैं या शेख। असल में जितने 86, मुझे अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे इस्लामाबाद पिंडी में 86,000 से ज़्यादा लोग होंगे जितना कोरोना फैल चुका है। ये जो पिछली ईद, ये या शेख आपकी और मेरी नहीं थी, ये कोरोना की ईद थी। कोरोना ने ईद मनाई रज के पाकिस्तान में। और अब जितने मरीज़ हैं अल्लाह माफ़ करे, एक तरफ से टिड्डी दिल फसलें उजाड़ रही हैं, दूसरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह ये कोरोना फैला हुआ, अल्लाह खैर करे। तीसरी बात है कि ये जो हम किसी को भी कॉल करते हैं उसमें कहते हैं कोरोना ख़तरनाक है मगर जानलेवा नहीं। अब ये जो मर रहे हैं ये कहाँ से मर रहे हैं? ये किससे? ये ज़ुकाम से मर रहे हैं, नज़ले से मर रहे हैं, इनको हिदवाना खा के हैज़े हो गए हैं, उससे फौत हो रहे हैं। तो ये पता नहीं किस तरह, हमारा तो शुरू से ही पता नहीं किस तरह का हम ट्रेंड रख के। देखिए जहाँ तक आवाम का आपका ताल्लुक है, कोरोना है भी या हुकूमत ने डॉलरों के लिए चक्कर चलाया हुआ है कि कोरोना कर रहे हैं? तेनू अल्लाह ते यकीन नहीं? जेड़ी रात कबर विच वो बाहर थोड़ी है, छड़ यार कोरोना तो की डरना। अच्छा, कोरोना अमेरिका इसराइल की साजिश है, हाथ मिलाने से कोरोना थोड़ी फैलता है, बाजमात नमाज से कोरोना थोड़ी फैलता है। हुण की करिए, कोरोना तो डर के घर बह जाइए, और जेड़ा कोरोना तो डर गया वो समझो मर गया। ये हैं वो अवामी फिक्रे जो मैंने सुने हुए हैं या जो लोग लेफ्ट राइट कहते हैं। और ये हुक्मरानों का देख लें, वज़ीर आज़म साहब को जैसे आपने फरमाया, वज़ीर आज़म साहब अल्हम्दुलिल्लाह देसी मुर्गी खाते हैं, देसी चीज़ें खाते हैं, माशाल्लाह सारी उम्र उनका ऐसा अंदर इम्यून सिस्टम है कि जो हमारे पूरे मुल्क का नहीं है। ऐसे फिट हैं, कमाल के हैं वो। तो कोरोना जो है, और फिर वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म के करीब कोरोना कैसे जा सकता है? तो उनको तो कभी भी मैंने मास्क छोड़े ग्लव्स पहने हुए भी नहीं देखा। फिर वो हमारे ट्रंप हैं, जो बाहर के ट्रंप नहीं पहन रहे तो ये क्यों पहन रहे हैं? अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि जितने नीचे हैं, ये मेरे जैसे जो साईं बुजदार हैं या लेफ्ट राइट जो फिर रहे हैं, आज या कल थोड़ी सी पंजाब में और इधर सख्ती होते भी देखा है, इस्लामाबाद में 9 इलाके सील किए हैं। आज या कल थोड़े से ग्लव्स भी इनको मिले हैं, गरीब हुक्मरानों को मास्क भी मिले हैं। पहले बेचारे इतने गरीब थे, मास्क भी नहीं थे, ग्लव्स भी नहीं थे। अच्छा, और जो आपने रवैये की बात की है ना, मुआयने करते हुए कुछ भी इन्होंने नहीं किया। अच्छा, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह, और ये ऐसे नहीं, प्लीज फिर सुन लीजिएगा, अगर ये पहन भी ले हुक्मरान तबका तो फिर भी कुछ नहीं अवाम लेंगे। जब तक आप सजाएं नहीं देंगे, जब तक आप डंडे नहीं मारेंगे, जब तक आप जेल हवालाते में नहीं डालेंगे, जब तक आप जुर्माने नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बाबर सत्तार साहब, भट्टी साहब पॉइंट उठा रहे हैं कि जी ये एक तासुर पाया जाता है, या बाबर साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि ये मैंने सजाओं की बात कर ली है। ये इंसानी वो भी पूछ लेते हैं बाबर साहब से, मुझे ऐसा रगे देंगे ना वो भी पूछ लेते हैं। लेकिन बाबर साहब, एक अमूमी तासुर यही है, लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हो जाए कोरोना तो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी अच्छी है, हम इससे कर लेंगे ठीक। लेकिन हमें हकीकत ये है कि इस मर्ज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं है। हमें नहीं पता कि हम ठीक हो भी गए तो हमारे जिस्म को बाद में किस तरह से मुतासिर करेगा। देखिए अलीना, सवाल ये है कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का उसके सिटीजन्स के साथ, वो क्या है, उसमें रियासत का काम क्या है। यानी ये बड़ा फैशनेबल है कि आप कहें जी माशरा ही बड़ा जाहिल है, तो इस वजह से यहाँ तो लोगों ने मरना ही मरना है। और फिर रियासत का वो कैरेक्टर जो भट्टी साहब पेश करते होते हैं कि रियासत का काम जो है ना उस माँ वाला है जो स्कूटी लेके खड़ी होती है।
भाई वो माँ जो प्यार करती है, बचाती है, बच्चे को समझाती है कि भाई बाहर नहीं जाना, आपने उधर जाओगे सड़क के ऊपर खड़े होगे गाड़ी लगेगी आके, वो वाली रियासत क्यों नहीं नजर आती पाकिस्तान में? ये छोटी वाली माएँ क्यों आपको नजर आती है? गुजारिश ये है कि कहाँ पे, यानी कितने लोग मरेंगे तो वो एक्सेप्टेबल लॉस है हमारे लिए, यानी इस पे डिबेट क्यों नहीं हो रही? हम कह रहे हैं कि अभी तो हम, यानी मैं अग्री करता हूं कि डिबेट तो यहाँ पे फ्रेम ही ठीक तरीके से नहीं हुई, और माचो इमेज भी है, और आपने शुरू से बताया कि जी नजले जुकाम की तरह ज्यादा लोग नहीं, और इस पे अब चलाते रहते हैं लोग ये इमरान खान साहब की वीडियोस भी। लेकिन यानी हमारी स्टेट की पॉलिसी क्या है कि अगर 5000 लोग इससे मरे तो ये एक्सेप्टेबल होगा, 10,000 मर गए तो एक्सेप्टेबल होगा, 30,000 मर गए तो एक्सेप्टेबल होगा, और जो कितने लोगों को होगा? क्योंकि हमें तो रोज ये बताया जाता है कि जो हमारी प्रिडिक्शंस हैं उससे कम ही चल रही है कहानी। तो आपकी प्रिडिक्शंस क्या हैं? उन प्रिडिक्शंस को कम करने के लिए आप क्या बात कर रहे हैं? अब हम यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी की बात करते थे, जो वो अब स्वीट कह रहे हैं कि जनाब शायद हमसे थोड़ी गलती हुई, हमें डिफरेंट तरीके से लेके चलना चाहिए था। लेकिन बुनियादी बात यह है कि इंसानी जिंदगी की वैल्यू नहीं है हमारे मुल्क में। अगर मर गया तो उसकी आई हुई थी, कुछ अल्लाह का शुक्र है कि रिलीजन भी हमें हेल्प कर देता है उसमें। कि भाई तो बाबर साहब वैसे आपको लगता क्या है, क्या अगर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनमें हमारे सियासी रहनुमा भी शामिल हैं वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क लगाएं, तो आवाम को भी थोड़ा शऊर पैदा होगा? ये आप ओनस कम कर रही है ना। खाली मास्क लगाना वजीर आजम का काम नहीं है। वजीर आजम का काम हर जिंदगी के लिए लड़ना है इस मुल्क की। उनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है कि ये जो लोग मर गए क्या ये बच सकते थे? ठीक है, सवाल पूछने की जरूरत है। अच्छा, जो आपने पहले सवाल उठाया ना बाबर साहब, वो न्याजी साहब के पास लेके चलते हैं। न्याजी साहब, बाबर साहब कहते हैं कि कितने लोग मरेंगे तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि भाई अभी तादाद इतनी नहीं है अमवात की, तो कोरोना कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लग भी गया तो कुछ नहीं होता, हम ठीक हो जाएंगे। अलीना, मैं जवाब तो बड़ा मुख्तसर सा है, लेकिन 2-3 ज़रा बातें मैं पहले कर दूं। पहली बात तो यह है कि आज मुझे एक डिस्क्लेमर भी देना है और आज एक छोटा सा बयानिया भी देना है। क्योंकि मेरी एक अपीयरेंस जियो पे एक ही दिन है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जवाबात मुख्तलिफ नहीं रखूँ, क्योंकि मेरी लंबी गुफ्तगू से मैं नहीं चाहता हूँ कि कभी जो है ना, नहीं, हम आपको पूरा टाइम देंगे। नहीं न्याज़ साहब, हम आपको पूरा टाइम देंगे। दूसरी बात नहीं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो और दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि जो मेरा डिस्क्लेमर है वो ये है कि आज के बाद जियो टीवी पे मेरे जो ख्यालात भी होंगे उससे मेरा अपना मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है। मीडिया, वतनी मीडिया के ऊपर जो छाई काली घटाएं हमारे साथ हैं और जो मुश्किलात हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि मेरे ख्यालात जो है उनकी मुश्किलात में इजाफा करें। तो मेरा ये डिस्क्लेमर मेरे अपने ख्यालात के बारे में है कि जो मैं दूंगा उससे मेरा अपना मुत्तफिक होना भी ज़रूरी नहीं है। ये इसके मुताबिकत रखेंगे कि ताकि कोई आगे मुश्किलात या परेशानियाँ ना बढ़ें। और जो है मैं इस चैनल पे बाकी कहीं और कहना हो तो मैं कह दूँगा। बाकी जब आपका सवाल देखें जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता हूँ। वज़ीर आज़म बहुत संजीदा हैं, और क्यों नहीं होंगे? सारी हुकूमती मशीन ही संजीदा, और क्यों नहीं होगी, होना भी चाहिए। वज़ीर आज़म एक डेयर डेवल पर्सनैलिटी हैं। और दूसरे उससे जो बात है कि जनरली जो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है कोरोना से, तो देखें आप ज़्यादती करते हैं, इस मुल्क में आधी आबादी अनपढ़ है, तो जो आबादी ख्वानदा है या नीम ख्वानदा है, वो बाकी जो आधी जो पड़ी हुई है वो भी ख्वानदा है या नीम ख्वानदा है। अब ख्वानदा नीम ख्वानदा में भी और अनपढ़ों में भी एक चीज़ सारों में कॉमन है कि यहाँ पे जो माशरती असूल हैं वो उसका सारा दिन रोना रोते हैं कि पूरी कौम उससे बिल्कुल डिवाइड है, उससे बिल्कुल जो है ना हट के करती है, उसके मुताबिक नहीं है। और फिर जो हिफ़्ज़ान सेहत के जो आदाब हैं वो तो इस मुल्क में कभी हमने ज़िंदगी के किसी शोबे में कभी ऑब्ज़र्व होते देखे ही नहीं हैं। तो जब जिस मुल्क ने 70 साल से, चलो इसी का ले लें बाकी छोड़ दें, कि हमने माशरती असूलों और ज़ाब्तों की पाबंदी भी ना की हो, हिफ़्ज़ान सेहत के आदाब से भी वाकिफ़ ना हो, तो उससे मुल्क में ये जो सारा कुछ है ये उसका नतीजा है। ये उनसे जो आस्किंग और ज़्यादती है। मेरा भी ख्वाहिश है कि प्रोटोकॉल जो पूरे के पूरे जो कोरोना के उनको ऑब्ज़र्व करें
वगरना इससे कम जो है लॉकडाउन से भी लोगों ने इससे ज्यादा फायदा उठाया है। उसका ये कि लोगों का बड़ा रास्त आपके जो कानून है, मुआशरत है, उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर पाते, उससे वो टकरा हुआ है। ठीक है, अच्छा रीमा, क्या करना पड़ेगा हमें ऐसा जो अवाम इसको संजीदगी से ले? बता रहे हैं लोग मर रहे हैं, लेकिन लोग इसको संजीदा नहीं ले रहे। हम बता रहे हैं कि इतने बीमार हो रहे हैं, लोगों के हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ये हो जाते हैं इसके रेप्रिकॉशंस, लेकिन कोई संजीदा नहीं। अलीना, एक और गैलप का जो एक सर्वे था उसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक था। 68% जो जिन लोगों को उन्होंने जिनसे बात की, उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स को सीरियसली लेते हैं, और सिर्फ 5% ने कहा कि वो पॉलिटिशियंस को सीरियसली लेते हैं कोरोना के इशू पे। तो मेरा ख्याल है ये बहुत सिंपलिस्टिक बात होगी कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो मास्क में नजर आए तो अवाम उन्हें फॉलो करेगी। मेरा ख्याल है बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है ह्यूमन बिहेवियर, वो क्या डिटरमिन करता है उसको। और जो ये सर्वे ये तो कहता है लोग डॉक्टर्स की सुनना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुख्तलिफ है। ये तो बहुत सेकेंडरी इशू है कि वो लोग पहन क्या रहे हैं पब्लिक में, क्या मैसेजिंग दे रहे हैं। हुकूमत तो पॉलिसी बनाती है, और मेरा ख्याल है हमारी ट्रेजेडी ही ये है कि हमने डॉक्टर्स को फ्रंट लाइन पे नहीं रखा पॉलिसी मेकिंग में। उनकी नहीं हमने सुनी। जो वजीर आजम का टेलीथॉन भी था कोरोना पे, उसमें भी हमने तारिक जमील को इतनी लंबी बात करते हुए सुना। वो ये कह रहे थे कि ये आफत है कोरोना और इससे हम लड़ ही नहीं सकते। उन्होंने तो खवातीन के लिबास से भी जोड़ दिया इस वायरस को। तो ये सब मैसेजिंग जो है ये ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, और डॉक्टर्स को सेकेंडरी रखना, उनकी बात ना सुनना, और बिल्कुल इस तरह का अपनी पॉलिसीज के थ्रू दिखाना कि ये जो पैंडेमिक है ये पाकिस्तान के लिए इतना सीरियस इशू नहीं। तो मेरा ख्याल है ये ज्यादा संजीदा प्रॉब्लम है। आप मास्क पहनते हो नहीं पहनते, गैलप का सर्वे ही दिखाता है कि लोग इसकी इतनी परवाह नहीं करते। अच्छा रीमा, लेकिन एक ये भी तो एटीट्यूड है ना कि हम जो दूसरों को करता हुआ देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम जरा भेड़चाल के चक्रों में होती है। फैशन डिजाइनर्स ने मास्क लगाए तो जी सबने मास्क पहनना शुरू कर दिए। इसी तरह इन्फ्लुएंसर्स ने मास्क लगाए तो N95 बड़ा इन हो गया। तो वो भी तो एक अलमिया है, लेकिन चले अगर ऐसा ही हो रहा है तो एहतियात तो हो रही है ना कम से कम इसी चक्कर में। शायद, लेकिन मेरा ख्याल है ये बहुत ही छोटी सी बहुत स्मॉल माइनॉरिटी है। हुकूमत पे खास तौर पे उनकी जो पॉलिसीज है वो सबको अफेक्ट करती हैं। उनका तो मतलब चाहे इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हो बुरी हो, उसका आपको फौरन इफेक्ट नजर आता है। ये मेरा ख्याल है कि इन्फ्लुएंसर्स मास्क पहन रहे हैं, डिजाइनर्स पहन रहे हैं, ये बहुत ही छोटी सी परसेंटेज है जिससे शायद इन्फ्लुएंस, मतलब आपको लगता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद आके हम बात करेंगे उस 8 साल की बच्ची हुई जिसको इतना मारा गया कि वो जानबर ना हो सके। टेक अ ब्रेक। हम बात करेंगे इंसानी जान की कीमत की। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो मखलूकात में इंसान की वक़्त भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन रावलपिंडी में जो वाक़या हुआ है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा लें। हुआ कुछ यूँ है कि मियाँ बीवी ने 8 साल की घरेलू मुलाजमा को गलती से 2 तोते पिंजरे से उड़ाने पर इतना मारा, इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो 8 साल बच्ची थी, इसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, और घर के मालिक हसन सिद्दीकी और उनकी अहलिया ने अपने बेटी की देखभाल के लिए इसको रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये जो मालिक साहब थे, ये तोते फ़रोख्त करने का कारोबार करते थे, और शायद उन्होंने इस बच्ची को कहा कि तुम पिंजरा साफ़ करो। पिंजरा साफ़ करते हुए शायद गलती से उससे तोते उड़ गए, और उसके बाद ये सारा का सारा वाक़या पेश आया हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, चाहे वो तैयबा केस हो या दीगर केसेस हों। हमें देखने में आता है जब वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, बच्चों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हमारा सवाल अपने आने से कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म के ज़ीरो टॉलरेंस के बयान के बाद ज़िम्मेदारों को क्या करार वाकई सज़ा मिलेगी, इस ज़िम्मे में क्या होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। जनरली अपना कमेंट भी कर सकते हैं। रीमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम या हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों में कोई ना कोई ऐसा मुलाजिम है जो कि अंडर एज है। हम उसको देखते हैं लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमें अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे। रवैये तो बाद में बदलेंगे अलीना। सबसे पहले कानून में तो क्लैरिटी हम लाएं। हमारा आइन कहता है आर्टिकल 11 में कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा किसी फैक्ट्री, माइन या किसी और हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा। लेकिन जो हमारा
लॉ है इस पे जो चाइल्ड लेबर पे, वो हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में डोमेस्टिक वर्क को रखता ही नहीं है। तो एक तरह से कानूनी तौर पे ये ग्रे एरिया है कि आप बच्चों को घर पे एम्प्लॉय कर सकते हो या नहीं। ये तो 8 साल की बच्ची थी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है कि वो कानून में जो है क्लैरिटी लाएं। भारत में इसी तरह के कवानीन पहले थे, 10-15 साल हो गए हैं, उन्होंने एक स्पेसिफिक एज के नीचे बच्चों को घर पे एम्प्लॉयमेंट भी उनकी पूरी तरह से बैन कर दी है। हम देखते हैं कि फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। मेरा ख्याल 1-2 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि पंजाब को कोई कानून बनाना चाहिए जो बहुत अनकंडीशनली घर पे बच्चों की जो मुलाजमत है उस पर पाबंदी लगाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कानून कभी भी पास हुआ। हम तो इस केस की बात करते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल केसेस बन जाते हैं, लेकिन 140 मेरा ख्याल है पिछले 10 साल में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में जिसमें बच्चों को यहाँ कत्ल कर दिया जाता है, यहाँ बहुत सीरियस तशद्दुद उन पे किया जाता है घर पे, और बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें आपने एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी देखी हो। अगर कभी केस आगे चल भी जाता है, हमारे कानून में तो पार्डन की, दियत की भी वो गुंजाइश मौजूद है। अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोग वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है बाद में सजाएं देना ये बहुत जरूरी है, और मुझे उम्मीद है कि इस केस में हो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ज्यादा जरूरी चीज है कि लेजिस्लेटिव हमें क्लैरिटी की जरूरत है, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत चैलेंज होगा। लेकिन मेरा मानना है कि रियासत की तरफ से कानून साजी सबसे अहम चीज होती है, क्योंकि आप सिग्नल तो सही दे रहे हो कि रियासत इसको टॉलरेट नहीं करेगी। हर बच्चा रियासत का बच्चा है और वो उनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये हमें थोड़ा सा इस मामले में देखने को मिला है, क्योंकि बाबर सत्तार साहब, इस खुसूसन मामले पर जो वालिदैन जिन्होंने मारा पीटा जो मालिक, वो फरार हो गए, उन्होंने ओन नहीं किया, लेकिन बाद में पुलिस ने खुद से मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हमने ऐसे वाक़यात भी देखे कि जो गरीब वालिदैन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है सुलह सफाई के लिए, मामला रफा दफा हो जाता है बाद में, लेकिन कोई कानूनी एक्शन नहीं होता। देखिए, एज अ पेरेंट इस तरह का वाक़ये से ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं हो सकती, बिकॉज आपके सामने अपने बच्चों की शक्लें आती हैं और तकलीफ होती है। लेकिन एज अ लॉयर मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल टूटा फूटा है। इसमें फाल निकालने वाली बात है, या आप कह लें कि कॉइन टॉस कर लें कि किस केस में इंसाफ होगा किस में नहीं होगा। रोज अदालत में जाके आपको ये बात नजर आती है, क्योंकि सिस्टम डिजाइन ही ऐसे नहीं हुआ कि सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ये तो हो सकता है कि मीडिया का अटेंशन रहे, कोई और बड़ी स्टोरी नहीं आए, मीडिया उसे चेज करता रहे, किसी और इन्फ्लुएंशियल, किसी मिनिस्टर की, किसी चीफ जस्टिस की नजर पड़ जाए, वो पुश करते रहे और वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो, लेकिन ऑटोमेटिकली सिस्टम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। इस्लामाबाद की देता हूँ एग्जांपल, जो बेहतर एक तरह से ऑर्गेनाइज जगह है। इस्लामाबाद में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में बना, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। ना उसके लिए कोई रिसोर्सेज एलोकेट हुए, ना जो चीजें उसमें बताई गई थी कि ये इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ये चीजें होंगी, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। ऑल्दो हमें नजर आता है कि डॉक्टर शीरी मजारी काफी इफेक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स के मसलों में, नजर आता है कि उन्हें तकलीफ है, वो करना चाहती है बहुत सारी चीज, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन के फिर अपने चैलेंजेस हैं, उसके रिसोर्सेज कैसे होंगे। इस्लामाबाद में कोई प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं है। सो केस तो बन जाएगा, लेकिन उसे चलाएगा कौन, कैसे चलेगा, इफेक्टिवली परस्यू करेंगे आप, एविडेंस कैसे लेके आएंगे। सो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर गैप्स हैं, और फिर ये गैप्स हैं जिसका फिर डिफेंस फायदा भी उठाती है, और फिर लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर हम इम्प्लीमेंट, मुझे नहीं लगता मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली इसके अंदर जिस तरह हमने सजा मिलेगी या कुछ देखे हैं, हो सकता है कि अच्छा, तैयबा केस में भी इसी तरह हुआ था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले सुलह सफाई हो गई थी, उसके बाद सुओ मोटो लिया गया। तो शहजाद, जब हम ये बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो ठीक है, ये आपके ऊपर कंपल्शन की जाती है, जी थाने में आपने जाके रिपोर्ट करना है, आप जो भी घर में हेल्प रख रहे हैं, लेकिन कौन करता है रिपोर्ट? ये चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जी, सबसे पहले तो वाकई बड़ा अफसोस होता है, जैसे बाबा साहब ने कहा, अगर आपके बच्चे हों, खासतौर पे छोटे बच्चे हों, तो आप जब सोचते हैं उस बारे में, तो ये बर्दाश्त नहीं होता आपसे कि कोई इंसान ये हरकत कर कैसे सकता है। लेकिन जैसे मेरे ख्याल से समअप किया है बाबा साहब ने और रीमा ने, मैं दोनों की बात से इत्तेफाक करता हूँ। एक तो मौसर कानून साजी होने की ज़रूरत है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये तो देखा जाता है कि एक केस जो कि मीडिया की जीनत बन जाता है, तो आप उसको हाईलाइट करते हैं, जिसके बाद जो है फिर पुलिस भी हरकत में आती है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अदालतें भी उसका नोटिस लेके सजा हो जाती है। जैसे तैयबा केस में हमने देखा, वहां पे भी हमने देखा कि पहले 1 साल की सजा भी, फिर हाई कोर्ट ने 3 साल बढ़ा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा कम कर दिया। लेकिन वो एक ऐसा इशू था जो कि हाईलाइट होता रहा मीडिया पर,
पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों वाकयात रोजाना होते होंगे और शहरों में होते होंगे, देहातों में होते होंगे, जिसका हमें मालूम ही नहीं चलता। और मेरे ख्याल से वो तो ऐसे केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड जाते हैं। जब हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ अगर होगा या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो तो हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब ये केस हाईलाइट होगा या कोई जाएगा थाने कचहरी कंप्लेन करने। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, यहाँ तो पता नहीं इतने केसेस होते होंगे सैकड़ों हजारों की तादाद में जो कि अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों की जो रिकमेंडेशन है कि आप मौसर कानून साजी करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मुल्क भर में हर सूबे में बात हुई थी। जब ये ज़ैनब का केस आया था तो उस वक्त बात हुई थी, लेकिन कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है, कहीं पे नहीं होता, कभी रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होती। उस वक्त हाइप बनती है जब ये मतलब आपको लग रहा है अभी भी इस मामले पे भी कुछ नहीं हो सकता? ठीक है मेमल, हो भी जाएगा, लेकिन देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको कल से लेकिन यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, अच्छा मेमल, ये तो कानूनी पहलू हो गया इसका, लेकिन अगर इसका समाजी पहलू देखें तो रवैये भी हमारे बड़ा प्रेडिक्ट करते हैं। हम कई दफ़ा इस चीज़ को बड़ा वैलिडेट कर देते हैं इस चीज़ से कि भाई हम तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि गरीब माँ बाप हैं तो उनकी मदद कर रहे हैं, वो बच्चा तो उसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर वो गाँव में होता या कहीं ऐसी वैसी जगह पे होता तो उसका तो फ्यूचर ख़राब था, उसकी शादी कर देते। लेकिन है तो गलत बात ना? जी अलीना, जो आपने सवाल किया है कि क्या सज़ा होगी, तो जिस तरह शहजाद ने भी अभी बात यही की कि क्योंकि मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है, FIR भी दर्ज हो गई है, वो पकड़े भी गए हैं या जो बाकी भी सारा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो तो हो जाएगी, शायद सज़ा तो इस केस में हो जाएगी। लेकिन दो चीज़ें, एक तो जिस तरह रीमा ने किसास दियत की बात की, अच्छा किसास दियत में वो वैसे ही इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल या अमीर लोगों को उसका फ़ायदा हो जाता है, फैमिली फिर एंड पे उनके ऊपर दबाव भी बहुत होता है। ये भी कहते हैं कि चलो अब जो भी फैमिली का बच्चा या बच्ची तो चले गए तो कोई सेटलमेंट ही कर लेते हैं, ये तो हमारे यहाँ बहुत होता है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर थोड़ा सा स्टेट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर जिस तरह रीमा ने बात की, और फिर जिस तरह रीमा ने बात की वो शीरी मजारी साहबा वाली के, अगर उन्होंने भी ये ट्वीट की थी कि हैजर्डस इसको करते हैं, अगर हैजर्डस करेंगे तो फिर ये होगा कि घर में जो लोग रखेंगे और अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उसकी प्रॉपर सजा भी होगी। सेनेटर एनी मरी ने भी एक्चुअली एक चीज और भी कही है, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे कानून में 14 साल की उम्र तक तो चाइल्ड लेबर समझा जाता है, इसको बढ़ा के 16 है। तो एक तो खैर 16 साल की उम्र, फिर ये कि इम्प्लीमेंटेशन और जो बाकी सारी चीजें वो तो है ही है। आपने सोसाइटी की बात की, देखिए अलीना आपने शुरू में एक इंट्रो में बात की थी कि हम भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके हम घरों में जाएं तो बच्चे काम कर रहे होते हैं, माइनस काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम वी टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट, हम भी नहीं कुछ कहते, ना हम रिपोर्ट करते हैं। असल में ये बात कहना कि जी वो उनको हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो आपने पढ़ाना था तो उनकी स्कूल की फीस दे देते, उनको स्कूल भेजते, ना कि ये कि घर में उनसे काम कराएं। ये इस तरह का एहसान जो जताते हैं ना, ये सोसाइटी नहीं होती। अगर आपने गरीब बच्चों के मुस्तकबिल का आपको इतना ही फिक्र है तो फिर आप उन लोगों की प्रॉपर पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं, फिर आप उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन भेजते हैं, फिर आप उन्हें घर में रख के काम नहीं कराते, नौकरी नहीं कराते, ना उनको कोई इस तरह के हम बड़ा कोई ग्रूम करें या वो चीज। ये सोसाइटी के अंदर बदलते हुए बहुत टाइम लगेगा। अभी हमारी सोसाइटी जो है इस चीज को बड़ा नॉर्मल समझती है, ये एक मॉडर्न डे स्लेवरी है। और दूसरी चीज ये, और ये बात हम समझते नहीं है कि ये एक्चुअली गुलामी है। और दूसरी चीज ये है कि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है पाकिस्तान का, जहाँ पे एक एंटाइटलमेंट है अमीरों को, एलीट को, और इवन मिडिल क्लास या बाकियों को, अच्छा, गरीबों से जो थोड़ी बेहतर वाली ना सिर्फ ना सिर्फ एलीट बल्कि अपर मिडिल और मिडिल क्लास में भी यही हो रहा है। न्याजी साहब, जी मैंने इसीलिए उसका भी जिक्र, हाँ बिल्कुल। न्याजी साहब, हम जब बात करते हैं उम्र की, 7-8 साल 10 साल बच्चे को तो अपना होश नहीं होता, वो क्या जिम्मेदारी से काम करेगा, और उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से उसको मारना। देखें 22 करोड़ लोगों के अंदर कितने नफसियाती मरीज़ हैं, कितने अनकूथ हैं, कितने गैर महज़ब हैं, कितने मुआशरे के अंदर इसकी तादाद कोई कसीर तादाद में हमारे पहुँची है रहती है। तो मैं आपके सवाल तक कन्फाइन रहता हूँ कि मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि वज़ीर आज़म एक्शन ना लें। मेरा ख्याल है वो ज़रूर लेंगे। ठीक है भट्टी साहब, बेशक इस वाक़े पे हो जाए, लेकिन हमें कुछ प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए आगे के लिए भी, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। क्या लगता है आपको, हुकूमत को क्या करना चाहिए इस ज़िम्मे में? देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मतलब वो मुल्क जिसका नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को मानने वाले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी के उम्मती, कुरान जैसी सच्ची किताब, पूरे इस्लाम के ठेकेदार, मोमन और मुसलमान, और ऊपर से रमज़ान था। इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात। और इस रमज़ान में मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं और कत्ल भी हुई इसी मुल्क में। ये अभी रमज़ान की छतों पर हम अजानें दे रहे थे,
कि कोरोना से बचना है, और जो घरों में हमारे क्या हो रहा था, 2-2 साल 3-3 साल की मासूम बच्चियों के साथ ज्यादतियां हो रही थी। ये वाकया देख लें। आपने कहा गलती से तोता आज़ाद करवा लिया। क्यों भाई गलती से? अगर उसने जानबूझकर भी तोता आज़ाद कर दिया है तो क्या हो गया है? तोता ही था ना, क्या हो गया है? ये मासूम बच्ची मार देनी चाहिए इस पे? यानी ये इंसान है, ये तो जानवर कहलाने के लायक नहीं है। ये जिस तरह उसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ क्यों था अभी तक? इसके मुंह पे जो उसके मुंह पे ग्लो आया हुआ था, उसके मुंह पे निशान होने चाहिए थे। और बाकी देखें, ये जितनी कानून साजी कर लें, प्लीज अल्लाह के नाम पे मैं माजरत चाहता हूं सारे कानून साजों से, जितनी कानून बना लें, जितना चाइल्ड लेबर, जो 14 साल की अभी महमल बता रही थी 14 साल से चाइल्ड लेबर वाला कानून है, तो क्या 14 साल से छोटों को चाइल्ड लेबर खत्म हो गई है? अगर आप मेरे घर ये आए और मेरे घर में 14 साल से कम बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है और ये रिपोर्ट कर दें, तो क्या कर लेगा ये मुल्क, ये मुआशरा? मैं कहीं पैसे लगा के फिर बच जाऊंगा, फिर वही काम कर रहा होगा। इस मुल्क के सारे कानून, इस मुल्क के सारे तहफ़्फ़ुज़, इस मुल्क के सारे रिलीफ, इस मुल्क के सारे इंसाफ, इस मुल्क की सारी सहूलतें, सारी नेमतें गरीबों के लिए नहीं हैं। ये प्लीज ज़हन में रखिएगा, गरीबों के लिए नहीं है, ये मुल्क गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ ये जो बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं ना, सोटी वाली माँ, ये हमारे साथ सोटी वाली माँ है, हमें हर रोज सोटियां मारती है, कदम कदम पे चित्तर मारती है। भट्टी साहब, ये इनको हम अपनी एग्जांपल्स तो वो सेट करते हैं, अमेरिका में जो कुछ हुआ हम सब उसके लिए खड़े हुए, उसकी मजम्मत की, लेकिन अपने यहाँ जो हो रहा है उसका कुछ नहीं। हमारे नहीं, हम कितनी देर मजम्मत करने से क्या हो जाएगा? बच्ची वापस आ जाएगी। ये कल इन्होंने पैसे दे देने इसके माँ बाप को, सुलह हो जाएगी, कहीं से माफी मिल जाएगी, ये कहीं से निकल जाएंगे। 1.5-2 साल का केस है, हम किसी अगले केस पे लगे हुए होंगे। हमारे कानून, हमारे अदालती निज़ाम, हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बच्ची मर गई है, और किसी अमीर आदमी की आज तक कोई बच्ची मरी है? किसी अमीर आदमी को इस तरह मारा गया है? मेरा कहने का मकसद, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। ब्रेक लेनी है एक छोटी सी, उसके बाद कोरोना की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बड़े परेशान है। क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। और हम कोरोना वायरस और उससे जिस तरह मुख्तलिफ सेक्टर्स मुतासिर हुए हैं उसकी बात तो करते ही रहते हैं। ऐसे ही में कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बहुत परेशान हैं, और वो कह रहे हैं कि जी एक तो जो ऑनलाइन हमें क्लासेस लेनी पड़ रही हैं उसके लिए हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, दूसरा जो हमें सेमेस्टर की पूरी फीस देनी पड़ रही है इसको भी कम किया जाए। इस तमाम तर मामले पर अपने एनालिस्ट से हमारा कुछ सवाल यूँ है कि जो एहतजाज किया जा रहा है स्टूडेंट्स की जानिब से, इस पर हुकूमत को क्या करना चाहिए, किस तरह से इन स्टूडेंट्स के मसले को एड्रेस किया जाए? न्याजी साहब, क्या लगता है आपको? मेरा ख्याल है जी कि एक ऐसा ये मसला है कि जिसमें आप हर फरीक के पास एक रीज़न है। जो स्कूल वालों का मौक़िफ़ है उसको भी आप आउट राइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते, और हम बच्चों वाले लोग हैं, और हमें ये बड़ा, और जितने भी मेरे दोस्त हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे कुछ ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, तो वो सारे के सारे, उनको ये अजीब लगता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे बाकायदा और स्कूल को फीसें दें। तो मेरी तो सजेशन ये है कि ये हुकूमत को आगे बढ़ के इसमें से सब्सिडी देनी चाहिए, और 1200 अरब रुपया जो उन्होंने रखा कोरोना के लिए, तो उसमें से कुछ स्कूलों को हेल्प ये करें, कोई वालिदैन को कंट्रीब्यूट करे, और कुछ स्कूल वाले 8-10-15% कम करनी चाहिए, हेल्प कर देनी चाहिए। निज़ाम भी चलता रहे, शहजाद, हम स्पेसिफिकली यहाँ पर अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें, सेमेस्टर फीस में क्या कमी करनी चाहिए? क्योंकि पहले ही वो कह रहे हैं काफ़ी बर्डन है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, ये वो चीज़ें। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से उस हद तक कमी करनी चाहिए। जो आपके एडमिन एक्सपेंसेस हैं वो बचते हैं, आपके बिजली का बिल बच जाता है आपका, क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो उस हद तक तो रिलीफ जरूर देना चाहिए। देखें, बोझ को डिवाइड करना पड़ेगा, हर किसी को थोड़ी थोड़ी हिट लेनी पड़ेगी। मुकम्मल बोझ आप वालिदैन पे नहीं डाल सकते, ना ही आप मुकम्मल बोझ स्कूल्स पे डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी टीचर्स की फीस है, दूसरे स्टाफ की फीस है, उनके भी अपने बच्चे होते हैं, तो बैलेंस करना पड़ेगा इसको। जो एडमिन कॉस्ट है वो आप बचा रहे हैं, बिजली का बिल बचा रहे हैं, जो ऐसी कॉस्ट है जो बच रही है स्कूल्स को, कॉलेजेस को, वो कम से कम पास ऑन करनी चाहिए पेरेंट्स को, जैसे कि किया भी है, सिंध में भी किया है, वफाक में भी किया है, हायर एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन। लेकिन हमने वफाक में देखा, सिंध में भी 20% का ये बिल आया था, लेकिन तमाम स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने फॉलो नहीं किया। हर स्कूल ने यहाँ पे 20% का रियायत नहीं दी है पेरेंट्स को, इसको रिवाइड करना चाहिए। महमल का कमेंट लेते हैं। महमल, लेकिन हमने देखा है कि हायर एजुकेशन कमीशन के बाहर एहतजाज किया बच्चों ने, क्या करना चाहिए हुकूमत को? देखिए, हुकूमत को एक इसके अंदर स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और स्कूल्स की एसोसिएशन हैं, इनके सारों को बिठाकर इसके ऊपर करनी चाहिए। जिस तरह शहजाद ने भी बात की, असल चीज़ ये है कि अगर जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो प्रॉफिट बना रहे थे,
अगर क्योंकि बहुत एक मुश्किल वक्त है, तो इस वक्त वो अपने प्रॉफिट्स को खत्म कर दें और जो एक्चुअली एट कॉस्ट पे आ उसके ऊपर नेगोशिएट करके अगर फीस जो है वो उसके मुताबिक कर दे। दूसरा, आपने इंटरनेट की बात की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अलीना। सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने एक बुलाई भी है एक्चुअली इसके ऊपर मीटिंग रखी है। एक तो एक तो HEC वालों को बुलाया और दूसरा PTA वालों को भी बुलाया, क्योंकि जो इंटरनेट जो है वो इलाकों में लोगों ने वो टेलीकॉम ने महंगे कर दिया, जो इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं ISPs ने महंगे कर दिए हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त तो सारे लोग ही इंटरनेट के ऊपर है, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर भी इंटरनेट प्रोवाइडर्स और इन लोगों को इनको भी सोचना चाहिए। ऐसे कम ठीक है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, कमाल रिस्पांस है हमारी स्टेट का। बाकी दुनिया में पहली प्रायोरिटी है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खोलें। कोरोना में यहाँ पे हमने हर चीज खोल दी है, लेकिन हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस नहीं खोलेंगे। और वो पंजाब के मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे उस दिन कि जब तक कोरोना चलेगा, अगले 5 साल चलता रहे, हम स्कूलों को बंद रखेंगे। गुजारिश ही है कि 2 बड़े जो स्कूलों के खर्चे हैं, उसमें एक खर्चा है फीसें, सॉरी जो आप सैलरीज देते हैं स्टाफ को, और दूसरा है जो आप रेंट्स पे करते हैं। अगर आप रेंट पे करना खत्म कर देंगे तो जिन लोगों के वो घर हैं या जिनकी इमारतें हैं उनका इफेक्ट होएगा, उधर से टीचर्स का इफेक्ट होएगा। और तीसरी बात यह कि हर बंदा इफेक्टेड नहीं है। अगर मैं इफेक्टेड नहीं हूँ कोविड-19 से, तो मेरे बच्चे को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। सो ये आपको सब्सिडी तो देनी चाहिए उन लोगों को जिनकी नौकरियां चली गई, जिनकी और प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये नीड बेस्ड होनी चाहिए, डायरेक्टेड होनी चाहिए, ये नहीं कि तमाम अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है, ठीक है, नीड बेस्ड भी होनी चाहिए। भट्टी साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले मज़े की बात तो ये कि जिस हायर एजुकेशन के बोर्ड के कमीशन के सामने वो एहतजाज कर रहे थे, उसका अपना बजट कम कर दिया इस हुकूमत ने। तालीम और सेहत का बजट कम कर दिया हुकूमत ने, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये खोल दें प्लीज़ अल्लाह के नाम पर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़। अगर अब मैं इस वक्त मुझे इजाज़त है या बाकी सूबे खोल रहे हैं, तो मैं घर वायरस नहीं ले जा सकता, अपने बच्चे को नहीं लगा सकता। ये खोलें स्कूल, कॉलेजेस, ये इन इदारे खोलें। कुछ नहीं होता जब आप अगर या तो मुकम्मल लॉकडाउन कर दें या खोल दें, और अगर नहीं कर सकते, नहीं खोलना, तो फिर कम से कम रिलीफ जरूर दें, आधी फीस ही दे दें, दें जरूर रिलीफ। रीमा, बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल है ये सिचुएशन, और उनको मेरा ख्याल है, लेकिन ओवरऑल कुछ प्रॉफिट्स में उनको अपनी कमी करनी पड़ेगी, और उनको सहूलत देनी पड़ेगी आवाम को, क्योंकि और गवर्नमेंट को भी उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से साथ इसी तरह चलना पड़ेगा। आसान सिचुएशन नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, लेकिन सारा आप बर्डन अवाम पे नहीं डाल सकते। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस को लेनी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत को लेनी पड़ेगी। हमारा बजट आ रहा है आगे, देखते हैं हुकूमत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक निभाती है। और हमारी तो सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस मसले को संजीदगी से लें, क्योंकि जो हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं वो बड़े मुतासर हो रहे हैं, शिकवे शिकायत कर रहे हैं। हमारा मुस्तकबिल एट स्टेक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।